नमस्कार। लोकमत की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के समक्ष लोकमत के वरिष्ठ संपादक अशोक माथुर जी आप सभी के साथ पिछले वर्ष की कुछ झलकियां आप सभी से साझा करेंगे। तो स्वागत करते हैं अशोक माथुर जी का 2020 के 20 धमाकों के साथ। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों के साथ बात करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं लोकमत समाचार पत्र का प्रकाशक हूं और लोकमत समाचार पत्र हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का एक प्रमुख समाचार पत्र रहा, जिसको लगभग 100 वर्ष हो गए हैं। हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी जन सामान्य के लिए कार्य करती है और उसी के लिए संघर्ष भी करती है। लोकमत समाचार पत्र आपको नए साल के ऊपर जहां बधाई देती है, वहीं ये भी संदेश देना चाहते हैं हम कि बीती बात बिसारिए, आगे की सुध लीजिए। नए वर्ष पर 20 धमाके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 20 बातें, महत्वपूर्ण बातें जो पिछले साल हुई, वो कोरोना काल हो चाहे राजनीतिक उठापटक की बातें हों, वो बातें अपन आज यहाँ करने वाले हैं। नया वर्ष आप सब लोगों के लिए शुभ हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम अपने पीछे जो उस वक्त हमने गुजार दिया उससे कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें। हम देखते हैं कि हमारा जो पिछले साल हुई चालू हुआ था, तब से ही आंदोलनों का जनता के रुद्र रूप को हमें देखने को मिला। हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में 2019 की शुरुआत में छात्र आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी और जोरदार आंदोलन हुआ। उसमें हमारी पुरानी मान्यताओं को लेकर भी चुनौतियां दी गई और साथ ही साथ छात्र आंदोलन ने हमें सिखाया भी, ये सिखाया कि मिल के रहो, मिल के चलो, मिल के आगे बढ़ो। वहीं हमारे शासक वर्ग के सामने भी उन्होंने कई चुनौतियां, कई सवाल खड़े किए। हम देखते हैं कि नया साल जेएनयू और दूसरी अनेक विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा को लेकर बड़ी बातें हुई। शिक्षा को लेकर रद्दोबदल का भी सवाल पैदा हुआ। शिक्षा को लेकर सांस्कृतिक मामले भी उठे, लेकिन उन सब मामलों को हमारे शासकों ने हैंडल किया और वो सारे मामले इस तरीके से निपट गए जैसे हो ही नहीं हो। लेकिन मैं आज भी उनको जीवित करना चाहता हूँ कि आइए हम उन घटनाओं को देखें और उन घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखें और सीख करके आगे बढ़ें। हम देखते हैं उसके बाद में सीएए और एनआरसी को लेकर के बड़ा भारी आंदोलन पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ, जिसको हम शाहीन बाग के रूप में पहचानते हैं। शाहीन बाग की औरतों ने पूरी दुनिया के सामने एक भारत की नारी की शक्ति को प्रदर्शित किया और शाहीन बाग के अंदर जो महिलाओं की ताकत थी और एकजुटता थी, वो देखने लायक थी। उन्होंने कहा, उन्होंने संदेश दिया कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और हम सब लोग सबसे पहले एक इंसान हैं और इंसान के नाते हम नागरिक हैं, इसलिए नागरिकों की एकता और नागरिकों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। उन्होंने पूरा दमखम लगा करके नागरिकों की आवाज़ को ऊंचा उठाने की कोशिश की। शाहीन बाग के चलते चलते हमारे देश के अंदर छुटपुट दंगे भी हुए। छुटपुट दंगों को मैं छुटपुट इसलिए कहता हूँ कि आदमी से आदमी को लड़ाने की जो साजिशें हैं, वो साजिशें कभी बंद नहीं होती हैं, क्योंकि जो होशियार लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को आपस में लड़ाते हैं और खुद राज करते हैं। पुरानी कहावत है डिवाइड एंड रूल, लेकिन शाहीन बाग के अंदर ने हमें सिखाया कि डिवाइड एंड रूल को नकार दीजिए, हम सब मिलकर के हमारे नए राष्ट्र का निर्माण करें, हमारे विकास के रास्ते खोलें, हमारी नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा माहौल हम तैयार करें। शाहीन बाग के चलते समय ही हमने देखा कि एक बड़ी विपदा हमारे देश पे आई। वो विपदा कोरोना के रूप में पूरी दुनिया में आई और कोरोना से पहले, कोरोना आने के साथ साथ ही हमने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान आए, गुजरात गए। गुजरात के अंदर उनका भव्य स्वागत हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने भी जोरदार शब्दों में नारा लगाया। अगर ट्रंप की सरकार की वकालत की, उन्होंने जोरदार तौर पर अमेरिका और भारत की दोस्ती को स्थापित करने की कोशिश की जो पिछले साल हुई। इसमें इतना ही नहीं, ट्रंप साहब के यहाँ से जाने के बाद कोरोना एक विश्वव्यापी एक संकट बन के उभरा। कोरोना को मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये बात आती है कि कोरोना में, महामारी में हमारी पूरी दुनिया के सामने लोगों की मौत सामने खड़ी थी और हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, वैसे ही दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन भी हुआ। काम धंधे चौपट हो गए, बाहर लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए और हज़ारों की तादाद में लोगों को पद यात्राएँ भी करनी पड़ी अपने घर की तरफ जाने के लिए और कई लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त किए। लेकिन आप पाइए
कि ये एक बड़ी विचित्र सी घटना है। क्या ये जैविक युद्ध जैसी बात नहीं है? कोरोना एक जैविक युद्ध, जिसका अब एटम बम रह गए, जिनके पास फौजें रह गई, लेकिन कोरोना से लोग मर रहे थे और कोरोना से लोग बेरोजगार हो रहे थे, कोरोना से उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, कोरोना के नाम पर सारा कारोबार, सारा आर्थिक विकास हमारा रुक गया। इसलिए ये सोचने वाली बात है कि हम लोग किस पे ज़्यादा ध्यान दें, युद्ध पे ज़्यादा ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें, किस पर दें? मैं कहता हूँ कि आप सोचिए, अगर कोरोना जैसी विपदा से बचना है तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। हम प्रकृति के एक हिस्से हैं, अगर प्रकृति की सही संभाल होगी तो कोरोना का मुकाबला हो सकता है। दूसरा, भारत जैसे देश के अंदर हमें ये करना चाहिए कि हम स्वास्थ्य पर रिसर्च का काम बढ़ाएं, मेडिकल एड और स्वास्थ्य और शिक्षा के काम को आगे बढ़ाएं। अगर इस काम को हम आगे नहीं बढ़ा पाते और फालतू के और दूसरे काम किए जाते हैं जिनमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक भयावह इतिहास छोड़ के जाएंगे। जो पिछले साल हुई, हमारे सामने एक बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जिससे भारतीय जनता के बड़े हिस्से का एक मनोकामना पूरी हुई, राम मंदिर निर्माण की। राम मंदिर का निर्माण इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ निर्माण कहा जाता है। वहीं व्यावसायिक लोग ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर से पर्यटन का विकास होगा, और पर्यटन को लेकर जो अयोध्या की ज़मीनें हैं आज बहुत महंगी हो गई। राम जी मिलें या ना मिलें, लेकिन ये सच बात है कि पर्यटन का विकास, घूमने का विकास, एक धार्मिक पर्यटन का विकास की नींव जो पिछले साल हुई रखी गई, और वहीं जो धार्मिक लोग थे उनकी भावनाओं को भी हमने देखा कि उनके भावनाएं संतुष्ट हुई। अच्छा हो, हमारी धार्मिक संस्थाएं भी, जो हिंदू धर्म की धार्मिक संस्थाएं हैं, वे भी सिख धर्म से सीखें, और जिस प्रकार वहाँ खालसा कॉलेज चलते हैं, जिस प्रकार वहाँ लंगर चलते हैं, जिस प्रकार वहाँ गरीबों को बगैर जात धर्म, बगैर किसी भेदभाव के एक समान अवसर मिलता है, हमारे राम मंदिर में भी सभी को समान अवसर मिले। ये नए भारत की वास्तविक तस्वीर होगी जब प्रत्येक नागरिक राम मंदिर में जा सके। राम मंदिर में एक बढ़िया लाइब्रेरी हो, शिक्षण संस्थान हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, तो राम मंदिर मूर्त रूप ले सकता है। सबके मुंह में राम और सबके लिए राम एक प्रतीक पुरुष के रूप में हमारे बीच में उभर सकते हैं। हम देखते हैं इसी बीच में कोविड-19 के अंदर जो रिसर्च का काम था, वो रिसर्च का काम पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ चला, और आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम कोविड-19 का मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हैं। इधर ये जो तैयारियां की गई हैं वो नाकाफ़ी हैं, आगे आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि ये वायरस का फैलना और इस प्रकार की महामारी का फैलना इतिहास में पहले भी हुआ, और पहले भी हमने चेचक से लेकर के आज तक इनका मुकाबला किया, प्लेग से लेकर के आज तक इसका मुकाबला किया। ये इंसानों की खूबी है कि आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले मुकाबलों में, आने वाली विपदा का लिए अपने आप को तैयार करते थे। प्रकृति का नियम भी है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो प्रकृति अपने आप इस प्रकार की स्थितियां पैदा करती है कि लोग अपने आप अपनी ताकत को पहचानें और अपनी ताकत को अपनाएं। कोविड-19 के चलते ही हमारे यहाँ पर ये हुआ, जो बड़ी ज़ोरदार बात थी कि चाहे वो झाड़ा लगाओ, चाहे जादू टोना करो, चाहे ताली बजाओ, चाहे थाली बजाओ, इनसे कोविड-19 का मुकाबला नहीं हो सकता था। कोविड-19 का मुकाबला हमारी उम्दा किस्म की प्रयोगशालाओं के अंदर, उसके अंदर रिसर्च होकर के हम इंसान के अंदर इस प्रकार की ताकत पैदा कर सके कि वो तमाम बीमारियों का मुकाबला कर सके और आने वाली चुनौतियों के लिए भी वो अपने आप को तैयार कर सके। ताली और थाली बजाना एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन ताली और थाली समाधान नहीं हो सकता। ताली और थाली क्षणिक आवेश पैदा कर सकता है, लेकिन ताली और थाली हमारी बीमारियों का मुकाबला नहीं हो सकता, और न ही हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका हौसला निरंतर बढ़ाए रखने की बात हो सकती है। इसलिए हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें विज्ञान और तकनीक को अपनाना ही पड़ेगा, जिससे हम आगे बढ़ सकें। हमारे सामने जो कोरोना के अलावा भी कई बातें हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल का एक दौर चला, किस प्रकार से सत्ता का संघर्ष होता है, सत्ताधीशों के बीच में ही होता है। आम आदमी तो अपनी दाल रोटी की लड़ाई के लिए सड़कों पे घूम रहा था, भटक रहा था, दूर दूर से वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे। जो बंधुआ मजदूर थे वो, और जो माइग्रेट लेबर था, उसकी समस्या पहली बार उभर करके सामने आई। तो हमारे जो शासक हैं
उनको ठीक है, उनका शासन का संघर्ष हो सकता है, लेकिन उनको ये तो देखना पड़ेगा कि भूखे नंगों की समस्याओं का कैसे समाधान हो। भारत में बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट होते हैं, इनका किस प्रकार से कोई रास्ता निकले। हम देखते हैं कि जब कोविड आया था तब हमने क्या किया, हमने एक मजाक और किया ताली और थाली के अलावा। वो तबलीगी जमात का करके हल्ला किया, और तबलीगी जमात के नाम पर हमने एक सेक्शन को पूरा हमारे भारतीय नागरिकों को और एक विशेष किस्म से नागरिकों के ऊपर दोषारोपण करने की कोशिश की। इससे अच्छा ये होता, चाहे वो तबलीगी जमात के लोग थे, चाहे वो किसी मस्जिद या किसी मदरसे से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को भी ये करना चाहिए था, विज्ञान समझ काम करने चाहिए थे, उनको मास्क लगाना चाहिए था, उनको इस पे रिसर्च करना चाहिए था, बीमारी को रोकने का काम करना चाहिए था। जो इसके कायदे हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताए हैं उनको पालन करना चाहिए था, न कि एक दूसरे पर दोषारोपण या एक दूसरे पर थूक उछालने से हम किसी भी समस्या के समाधान के पास नहीं पहुंच सकते। हम देखते हैं कि लॉकडाउन और इसमें कितनी बुरी तरह से, जब ट्रेनें रुक गई, हवाई जहाज रुक गए, लोगों का आना जाना रुक गया, तो गरीब लोगों के पास में एक ही चीज़ बची, वो थी उनकी हिम्मत। और उस हिम्मत के साथ वे लोग पैदल ही अपने अपने घरों की तरफ चले, क्योंकि उनको जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पे रोज़गार उनका बंद हो गया, कैसे जिएंगे। लेकिन उस वक्त जनशक्ति का एक उभार भी दिखा। वो उभार ये था, उन्होंने, ये पहली बार हुआ इस देश के अंदर कि लोगों ने लोगों के लिए सोचा, लोगों ने गरीब लोगों के लिए, भूखे लोगों के लिए रोटी का बंदोबस्त किया। टिफ़िन वालों ने उनको रोटियां दी, लंगर वालों ने रोटियां दी, और गरीबों को खाने के लिए लोगों ने किट दिए। सरकार भी इस मामले में आगे आई, उन्होंने उनको खाने की व्यवस्था की। लेकिन ये रोज़ रोज़ अस्थायी प्रबंध करने से काम नहीं चलने वाला है। हमें सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी आबादी जो रोज़ाना माइग्रेट होती है, इधर से उधर भटकती है, उसके लिए स्थायी रोज़गार कैसे हो, स्थायी रूप से उनके परिवार कैसे आगे बढ़ें और उनको रोज़गार और के साथ साथ में भोजन कैसे मिले। भोजन आज की सबसे पहली आवश्यकता है, उस पर किसी भी सरकार हो, उस सरकार को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और एक और चीज़ हुई, हाथरस कांड भी 2020 में, हाथरस कांड ने भी पूरे लोगों को इस बारे में सोचने के लिए विवश किया कि आज के युग में भी कितना गंदा काम है, दलित को ही सताया जाएगा, कितना गंदा काम है। क्या हम इंसान नहीं हैं? जाति प्रथा के कारण अगर कोई लोग वंचित होते हैं अपनी मातृभूमि से, अपनी ज़मीन से, अपने घर से, अपने अस्तित्व से, अपने आत्मसम्मान से, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए आने वाली समय में कि हम फिर हाथरस कांड हिंदुस्तान में नहीं होने दें। निर्भया कांड के टाइम हमने बहुत सख्त कानून बनाए, लेकिन कानून जो काम को नहीं कर सकता वो काम जनता कर सकती है, आप लोग कर सकते हैं, हम सब लोग मिलके कर सकते हैं। हमें हाथरस जैसा दूसरा प्रकरण नहीं चाहिए, ये फैसला हमें आने वाले वर्ष में करना ही चाहिए। हम देखते हैं कि चाइना का संकट हमारे देश में आया। चाइना का संकट क्या आया? उत्तरी और भारत के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम आज़ादी के इतने साल बाद भी अपनी सीमाओं को पुख्ता नहीं कर पाए। हमारा पाकिस्तान से संबंध अच्छा नहीं, हमारा चाइना से संबंध अच्छा नहीं, हमारा बांग्लादेश से संबंध अच्छा नहीं, हमारा लंका से संबंध अच्छा नहीं। हम अपने पड़ोस के जो देश हैं उनसे भी सीखना नहीं चाहते, हम यूरोप से भी सीखना नहीं चाहते। यूरोप और अरब अमीरात ये हमारे पास अच्छे उदाहरण हैं। क्या हम रियल फेडरेशन बन सकते हैं? क्या हम रियल संघ बन सकते हैं? संघ के रूप में वास्तविकता को लोकतंत्र के लिए स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और सार्क देशों की ये जो आपसी मतमुटाव, और चाहे सीमा का मुद्दा हो, चाहे व्यापार का मुद्दा हो, इसको मिटाना चाहिए। और मिटाया जाकर नए वर्ष में हमारे शासकों को भी ये संकल्प लेना चाहिए और जनता को मुहिम छेड़ देनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप पड़ोसी बदल नहीं सकते, आप दुश्मन बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदारियां बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी बदल नहीं सकते। इसलिए पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे किसी तरह से भी होने चाहिए। हमें सीमाओं का पूरा डिमार्केशन करना चाहिए सख्ती के साथ में, और उसको फाइनल करके इस विवाद को ख़त्म किया जाना चाहिए। चाइना के ऊपर और चाइना के लोगों ने हमारे देश के फौजियों को मारा, हमारे देश की उत्तरी सीमा हिमालय घायल हो गया। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये आधुनिक युग में, आज के विज्ञान और तकनीकी युग में, अगर चाइना इतनी तरक्की कर उस निर्जीव पहाड़ के ऊपर गोलियां चलाते हैं और फौजी मरते हैं और हमारी सीमाएं अगर क्लियर नहीं होती हैं,
तो ये बात बहुत शर्मनाक है इंसानियत के लिए। चाइना ही नहीं, चाइना, पाकिस्तान और सबके साथ बैठ करके कम से कम नए वर्ष में हमारी सरकारों को ये चाहिए सीमा के मुद्दे को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। बाकी मुद्दे उसके बाद बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। कौन कहाँ रहता है ये बात तय हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। चाइना दुनिया के सामने एक चुनौती बन के खड़ा है। उसकी चुनौती का बड़ा कारण ये है कि उसने आर्थिक रूप से अपनी शक्ति को बड़ा मजबूत कर लिया। भारत भी ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत का हर हाथ उत्पादक हाथ हो तो ऐसा हो। हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा, चाइना ही नहीं दुनिया की और विपदाओं से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हर हाथ को रोज़गार कैसे मिले, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों भारत एक बड़ा बाज़ार भी इसीलिए है कि यहाँ बड़ी आबादी है। ये कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इस उत्पादक ताकत को हमें व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। चाइना के साथ साथ में हम देखते हैं हमारे सामने और भी बहुत सी चीज़ें पिछले साल घटी और उनको हल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट प्रशांत भूषण का जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चला, उसने पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जो बिल्कुल सुप्रीम, वाकई में सुप्रीम होनी चाहिए। और वो इतनी इस तरीके से विवाद चला, उसके बाद कई विवाद सुप्रीम कोर्ट में आए। तो मैं कई बार सोचता हूँ जहाँ दांत नहीं है, जहाँ आंत नहीं है, उनको हर जगह पे पंचायती करके अपनी कमजोरी दिखानी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हमें सशक्त रखना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी इज्जत के साथ मानना है। वो न्याय व्यवस्था अभी भी राजनीतिक व्यवस्था से ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है, लोगों को उस पर भरोसा है। वो भरोसा कैसे कायम हो? प्रशांत भूषण और कुछ और मामलों में जब वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा और विवाद का विषय बना तो संविधान को लेकर भी बहुत से विवाद पैदा हुए। हमारे संविधान एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान है जिसकी रक्षा के लिए सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और नए साल के अंदर हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमारा संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र के लिए आधारभूत है और हमारा संघीय जो देश है उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली उसी से चालित होती है, तो वो मजबूत होनी चाहिए। प्रशांत भूषण के साथ साथ में हर दमन ज़्यादा तकड़ी बगावत को पैदा करता है। एक कहावत है पुरानी कि जुल्म जो बढ़ता गया होगी बगावत जान लो। मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म किसी पे नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी पर नहीं होना चाहिए, ना हिंदू पर, ना मुसलमान पर, ना नारी पर, ना पुरुष पर, ना जीव जंतु पर, ना गाय पर, तो गाय पे भी नहीं हो तो गधे पे भी नहीं हो। किसी पे साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये हमारा सोचना है। हम ये भी देखें कि हमारे देश में नई नई प्रकार की बातें आ रही हैं। जो देश में वैलेंटाइन डे बनाते हैं नौजवान, उन लोगों को ये मालूम है कि एक संत ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि सामाजिक एक संत वैलेंटाइन थे। और हिंदुस्तान के अंदर परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिव जी जो भगवान हैं, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि परिवार नाम की संस्था बने। और परिवार नाम की संस्था बनाने में उन्होंने कहीं जाति या धर्म का उसमें उल्लेख नहीं किया है। परंतु हमारे यहाँ एक नया कायदा आ गया, लव जिहाद। लव जिहाद बना के आर्थिक मुद्दों को पीछे करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो ऐसे मुद्दे हैं, लव जिहाद जैसे मुद्दे, हमारी मूल समस्याओं को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं या नागरिकों की एकता के पक्षधर हैं, एक ज़माने में ये होने लगा था और खुद सरकारों का और हमारे संविधान का और कानून की व्यवस्था है। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो सरकार उसमें आर्थिक सहायता देती है। अगर हम जातियाँ मिटाना चाहते हैं तो धर्मों के भेद भी हमें मिटाने पड़ेंगे और धर्मों के भेद मिटाने के लिए हमें काम करना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात थी। अगर हिंदू या मुसलमानों के बीच में संबंध बनते हैं तो उसमें क्या बुराई? उसमें बुराई नहीं है। उसमें अच्छा है कि हमारी दो संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मिलेंगी और एक नागरिकता का विकास होगा, एक तरह की संस्कृति बनेगी। जैसे बहुत से परिवारों में हम देखते हैं जहां ऐसा हुआ है, वहां नया जीवन संचारित हुआ है। लेकिन कुछ लोग इसका बुरा मानते हैं और वो उनको ऐसा लगता है कि उनका धर्म संकट में है। कोई धर्म संकट में नहीं है। अगर वास्तव में भगवान के द्वारा बनाया गया धर्म है तो भगवान से ज़्यादा ताकतवर हम कौन होते हैं बनने वाले। इसलिए इस प्रकार की बातों पर भटकिए मत और इन मुद्दों को हल करने से पहले नौजवानों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम ये देखें कि आप रोज़गार की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, आप विकास की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। ये लव जिहाद और ये सब मुद्दे, भटकाने वाले मुद्दे हमारी आने वाली दुनिया के लिए चुनौती बन के सामने खड़े हैं। देखिए आगे होता है क्या। हमने देखा कि बहुत सारे तादाद के अंदर जो बच्चे थे
वो बच्चे स्कूलों से बेदखल ही नहीं हुए, वो अपने घरों से भी बेदखल हुए। गरीब बच्चों और ग्रामीण बच्चों के सामने वाकई में एक चुनौती पैदा हो गई, खास तौर से लड़कियों के सामने एक चुनौती पैदा होगी कि उनका भविष्य क्या होगा, वो क्या आगे बढ़ पाएंगे। उनको बढ़ाने के लिए हमें विशेष प्रयोजन करने पड़ेंगे, विशेष प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। एक अच्छी बात है जो कोरोना ने हमारे यहाँ तकनीकी का विकास किया, लेकिन तकनीकी हर एक हाथ में तो जा नहीं सकी। गरीब के पास तकनीकी कैसे जाए, उसके पास लैपटॉप कैसे जाए, उसके घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगे, इसकी कोई ना कोई रास्ता नए वर्ष में हम लोगों को निकालना पड़ेगा। हमारे तकनीकी और हमारे जो क्लासरूम है और इसके लिए जो धार्मिक संस्थाएं, उनको दिल खोल के अपनी पेटियां, भगवान के पास जो धन लोगों ने चढ़ाया है, वो धन सारा का सारा हिंदुस्तान के गरीबों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाना चाहिए। कितना ही बड़ा मठ हो, कितना ही बड़ा मंदिर हो, कितना ही बड़ी मस्जिद हो, कितना ही बड़ा कोई संस्थान हो धार्मिक, उसको प्रथम स्तर पर ये करना ही पड़ेगा कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए वो कोई ना कोई काम करे, तभी लोगों को नया सोच और नई तकनीकी विज्ञान के साथ में वो आगे बढ़ सकेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जाते जाते हमारे देश में किसानों ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया। देश के किसानों और विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं हरियाणा और पंजाब और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान। उन्होंने उंगली उठा करके पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि इस दुनिया का नया दुश्मन कौन है, नई व्यवस्था क्या हो, नई व्यवस्था क्या कॉर्पोरेट इकोनॉमी की व्यवस्था होगी। उन्होंने अपने खतरा बताया, आने वाले टाइम में किसानी पे खतरा बताया। जो 3 कानून भारत में आए, उनको लेकर इतना बड़ा जन सैलाब भारत के पिछले इतिहास में कभी नहीं उठा था जितना बड़ा जन सैलाब आज उठा। हमने इतिहास में देखा है पोलैंड के अंदर, हमने इतिहास में देखा है मिस्र के अंदर। भारत के जो भी शासक वर्ग है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हाथ लहराते हुए ये खाली हाथ, अगर मुट्ठियां बंद हो गई और ये लाखों लोग अगर सड़कों पर आ गए तो आपके सामने बड़ी संकट पैदा हो जाने वाली है। इसलिए कोई भी ऐसा काम आप नए वर्ष में ना करें जो किसानों और मजदूरों को सताए। गरीब की हाय खराब नहीं करेगी, लेकिन गरीब की एकजुटता अगर हो गई तो ये 100, 50, 25 या 1000 धनवान लोगों की दुनिया चलने वाली नहीं है। सभी लोगों को मिलकर के सोचना पड़ेगा कि जिए और जीने दो। अगर गरीब जिएगा, अगर किसान जिएगा, अगर मजदूर जिएगा, तभी तो कॉरपोरेट चलेगा, तभी तो उनके कारखाने चलेंगे। अगर गरीब की जेब में नोट होगा तभी वो सरमाएदार के बनाए हुए माल को खरीद सकता है। अगर गरीब की जेब में नोट नहीं हुए तो वो सरमाएदार का माल भी बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और ज़्यादा आर्थिक संकट हमारे सामने पैदा होगा। घोटालों पे मैं बात नहीं करना चाहता। मैं आने वाले वक्त के अंदर नए जो युग है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप विज्ञान के पास चले जाइए, आप साइंस और टेक्नोलॉजी के पास चले जाइए, अंधविश्वासों को छोड़िए। अंधविश्वासों को छोड़ करके अगर हमने तकनीकी का विकास किया तो हम निश्चित तौर पे एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नया वाला साल सबके लिए शुभ हो, इतना कहना पर्याप्त नहीं है। इसको शुभ बनाने के लिए, इसको आनंददायक बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सबके रोजगार की रक्षा करते हुए ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए हमारे देश के अंदर जहाँ जाति, धर्मों और नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, संस्कृतियों के आधार पर लोग आपस में नहीं लड़ें। हमारे सामने दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, उनसे हम सीखें। पूरा यूरोप हमें सिखाता है, हमारे पड़ोस के अरब राष्ट्र हमें सिखाते हैं, तो हम उनसे सीख करके सबसे पहले अपने देश की संघीय प्रणाली को व्यवहारिक रूप में एक अच्छी संघीय प्रणाली बनाएं, तो ही हमारा भविष्य शुभ होगा, आने वाला वर्ष शुभ होगा। सभी पाठकों, सभी दर्शकों और सभी सोचने वाले चिंतनशील व्यक्तियों को मेरा अभिनंदन है कि वो किसानों को अपना गुरु मानते हुए, गुरु नानक को अपना गुरु मानते हुए, गुरु गोविंद सिंह को अपना गुरु मानते हुए, उनसे सीखते हुए हम लोग नई व्यवस्थाओं को स्थापित करें और किसानों की बात को निश्चित तौर पे नए वर्ष में सुना जाएगा और सुन करके उनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों। अब बार बार मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ कि नए वर्ष में चुनौतियों के साथ में आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर अपनी समस्याओं का मुकाबला खुद करने की एक ऐसी ताकत बनाइए जिससे वास्तव में हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी और आने वाले वर्ष, आने वाले दिन हमें सुंदर और अच्छे मिलें। और प्रकृति के साथ अपना तालमेल बनाइए, न कि प्रकृति के खिलाफ कोई बगावत कीजिए। धन्यवाद मित्रों।